नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। ये इस चैप्टर की दूसरी वीडियो होने वाली है। इससे पहले भी मैं इस चैप्टर पर एक वीडियो बना चुका हूं और उस वीडियो के अंदर मैंने कार्बन और उसकी जो साधारण विशेषताएं थी उन सबको डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे, इस चैप्टर को, और आगे के जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किस किस तरीके से वो टॉपिक्स भी हमारे लिए जरूरी हैं और उनमें क्या क्या होने वाला है। ठीक है, आज की इस वीडियो में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सहसंयोजक यौगिक। देखिए, कार्बन को अगर हमें समझना है तो हमें सहसंयोजक यौगिकों के बारे में बहुत ही अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सहसंयोजक यौगिक एक्चुअल में होते क्या हैं। जब तक हमको इस चीज का नहीं पता होगा हम आगे कार्बन के बारे में समझ ही नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि कार्बन की ज्यादातर जो वो यौगिक बनाता है वो सहसंयोजक यौगिक होते हैं और उन सहसंयोजक यौगिकों के अंदर सहसंयोजक बंध होते हैं। इसका मतलब कोवैलेंट बॉन्ड और कोवैलेंट कंपाउंड। तो वो किस किस तरीके से वर्क करते हैं, क्या क्या उनकी रिएक्शंस होती हैं, साथ ही साथ वो बनते कैसे हैं एक्चुअल में, और किन किन यौगिकों के साथ या किन किन तत्वों के साथ वो ज्यादा बनाता है, उन सबको इस वीडियो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा जिससे कि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो मैं देखिए, सहसंयोजक यौगिक या कोवैलेंट कंपाउंड होते क्या हैं? ऐसे यौगिक जो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बने। मैं यहां पर पहले डेफिनेशन लिख देता हूं कि ऐसे यौगिक जो कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बनते हो। अब ये क्या नई प्रॉब्लम आ गई? तो देखिए, 9th क्लास जो है, 9th क्लास में आपने इनके बारे में बहुत अच्छे से समझा होगा कि ये होते क्या है। मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा। देखिए, होता क्या है कि एक रूल होता है जिसे ऑक्टेंट रूल या अष्टक नियम कहते हैं। यह नियम इस चीज को प्रदर्शित करता है कि कोई भी तत्व या विशेष रूप से परमाणु जब तक स्थायी नहीं होगा जब तक कि उसके बाह्यतम कोश में कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन ना हो। ठीक है, अष्टक नियम जो है वो इस चीज को शो करता है कि कोई भी एटम जो है या कोई भी परमाणु जो है वो जब तक स्थायी नहीं होता है जब तक कि उसके बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट जो शेल होगा, उसके अंदर मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो। और इसको ही कहा जाता है अष्टक नियम। जैसे ही उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे वो स्टेबल हो जाएगा, मतलब कि वो अब रिएक्शन नहीं करेगा, वो आराम से बैठा रहेगा। लेकिन अगर 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे तब भी वो रिएक्शन करना चाहेगा, और 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अगर होंगे तब भी वो कंटिन्यूअस जो है वो रिएक्शन करता रहेगा। तो इसी चीज को बताने के लिए यही जो रूल है वो फॉलो होता है कार्बन पर। अब इस अष्टक को पूरा करने के लिए, मतलब कि इन 8 इलेक्ट्रॉनों को पूरा करने के लिए जो परमाणु होते हैं वो बहुत सारे तरीके अपनाते हैं, और उन तरीकों में से जो 2 तरीके हैं वो सबसे ज्यादा फेमस हैं। और उनमें एक जो तरीका आता है वो तो आता है इलेक्ट्रॉनों का साझा करके, और दूसरा तरीका आता है इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर या ग्रहण करके। ठीक है, या तो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, या किसी से रिसीव करेगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉनों को एक दूसरे से साझादारी करेगा, पार्टनरशिप करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, जिससे कि इन सब की जो पूर्ति है वो आसानी से की जा सके। तो ठीक इसी तरीके से कार्बन जो है वो अपने ज्यादातर जो यौगिक है वो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बनाता है, और जब इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बनाएगा तो उनसे जो यौगिक बनेंगे उनको कहा जाता है सहसंयोजक यौगिक। अब ये साझा भी उन्हीं के साथ करेगा जो कि इसके योग्य हों या इसके लायक हों। मोस्टली जो कार्बन है वो साझा करता है इलेक्ट्रॉनों का हाइड्रोजन के साथ। इसका मतलब हाइड्रोजन के साथ में वो इलेक्ट्रॉनों का साझा बहुत ज्यादा करता है, और उससे ही हाइड्रोकार्बन्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उनको ही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बनते। तो ये सहसंयोजक यौगिकों की आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई कि भाई इलेक्ट्रॉनों का साझा करके जो यौगिक बनते हैं उनको सहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। अब इनमें बॉन्डिंग किस तरीके से होगी? तो देखो, यदि एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तब बनेगा सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब एकल बंध। यदि 2-2 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो ऑब्वियस सी बात है डबल बॉन्ड बनेगा या द्विबंध बनेगा, और यदि 3-3 इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा तो बनेगा त्रिबंध। एक बार में मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉनों का ही साझा संभव है, क्योंकि एक के साथ में वो 3 इलेक्ट्रॉनों का ही साझा कर सकता है, तभी वो स्टेबल हो पाएगा। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो एकल बंध बनेगा,
दो दो इलेक्ट्रॉनों का अगर साझा होगा तो द्विबंध बनेगा, और तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का अगर साझा होगा तो कौन सा बंध बनेगा? त्रिबंध। इन्हीं तरीकों से सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। अब आपकी जो बुक है उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, किसके? सहसंयोजक यौगिकों के, खास करके कार्बन से रिलेटेड। तो उनमें से हम कुछ की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जो है, या कहें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना जो है, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए जैसे कौन कौन से एग्जाम्पल है। तो सबसे जो फेमस एग्जाम्पल है वो है CH4। CH4 का मतलब हो गया मेथेन। इसकी मैं स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा यहां पर, तो आप समझिएगा ध्यान से उसको, है ना। देखिए कार्बन जो होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और इसका एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, इसका जो पहला कोश है, पहले कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और दूसरे कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। मैंने अभी आपको एक चीज समझाई थी कि बाह्यतम कोश में मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तभी कोई एटम जो है वो स्टेबल होगा। मतलब कि कोई परमाणु जो है वो तभी स्थायी हो सकता है जब उसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो? मिनिमम 8 होने चाहिए। अब आप इसके पास देखो, इसके पास कितने हैं? 4। इसका मतलब कि ये जो है ये स्टेबल नहीं है। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन की कंडीशन क्या है। तो आप हाइड्रोजन की कंडीशन देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1 और इसका एटॉमिक मास जो है वो भी है 1। इसके पास केवल और केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। जो भी परमाणु, खास करके हाइड्रोजन और हीलियम, उनके लिए यह है कि उनमें 2 से कम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसके पास 1 ही है, मतलब कि इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए हाइड्रोजन को, तो ये स्थायी हो जाएगा। और कार्बन जो है उसको करने हैं अपने बाह्यतम कोश में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। कितने हैं इसके पास? 4। तो मतलब इसको अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। तो ये क्या करेगा? इन 4 इलेक्ट्रॉन्स की जो पूर्ति है वो 4 हाइड्रोजन एटम के साथ करेगा, और 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ में वो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा, मतलब कि साझा करेगा, और साझा करके बन जाएगा CH4। तो कुछ इस तरीके से फॉर्मेशन होता है। अब जैसे मैं यहां दिखाऊं आपको, तो ये कार्बन की मैं स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर रहा हूं, उसके आउटर मोस्ट शेल की। तो इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसको चाहिए हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों एक दूसरे से साझा करेंगे। यहां इसके पास एक, ये दूसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, वो इसके साथ साझा करेगा। ये तीसरा हाइड्रोजन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसके साथ साझा करेगा। और ये चौथा हाइड्रोजन हो गया, इसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि चारों हाइड्रोजन जो हैं उन्होंने 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा जो है वो कार्बन के साथ कर लिया। अब हम दोबारा हमारी उसी शर्त पर आते हैं जो हमने शुरुआत में की थी कि भाई कार्बन जो है इसको टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपने आउटर मोस्ट शेल में। अब ये शेयरिंग कर चुका है। अब आप काउंट करो, देखो कार्बन के पास में 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब ये वाला जो कार्बन है इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स इसको मिल गए। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन की। भाई हाइड्रोजन का फायदा हुआ या नहीं हुआ? हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए था, मतलब टोटल 2 होने चाहिए थे इसके पास स्टेबल होने के लिए। इस वाले हाइड्रोजन को देखो, 1 और 1 2, क्योंकि शेयरिंग पे तो दोनों का हक होता है। हम जानते हैं कि साझेदारी जो होती है उसमें तो बराबरी होती है, दोनों को बराबर मिलेगा। तो यहां कार्बन ने इसके साथ 1 इलेक्ट्रॉन का साझा किया, तो जितना अधिकार इसका है इन इलेक्ट्रॉन्स पे उतना ही इसका है। तो इसके भी देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहां इस हाइड्रोजन के भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहां इस हाइड्रोजन के भी 2 हो गए और इसके भी 2 हो गए। इसका मतलब दोनों ही जो है, कार्बन का भी फायदा हो गया इसमें और हाइड्रोजन का भी फायदा हो गया, और दोनों जो है वो सहसंयोजक यौगिक के रूप में जुड़ जाते हैं। अब यहां आप ध्यान से देखो, इनके बीच में 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है। यहां भी 1 का हुआ है, यहां भी 1 का हुआ है, यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ है और यहां पर भी। जब 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है तो आप जानते हैं कि कौन सा बॉन्ड बनता है भाई? एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। अभी मैंने आपको इस चीज को डिस्कस किया था। तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, तो फाइनल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से निकल के इसका आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना ये बनेगा मीथेन का, या मीथेन का जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाता है। ठीक है,
तो ये तो बात थी मेथेन की। अब मेथेन की तरह ही और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको कि हम डिस्कस कर चुके हैं, कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक दो एग्जाम्पल और लेना चाहूंगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम एथीन का, ठीक है। एथीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C2H4, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है ये एथीन का है। अब ये कैसे जुड़ेगा भाई, तो देखिए इसमें भी वही कंडीशन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। तो ये क्या करेंगे भाई, ये 2 कार्बन एटम है, एक ये रहा और ये दूसरा एटम रहा, ठीक है। कार्बन एटम जो है इनके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए 1 2 3 और ये 4। ये इस वाले कार्बन एटम के 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये दूसरे वाले कार्बन के 1 2 3 और 4। ये क्या करेंगे, यहां से शेयरिंग करेंगे इन इलेक्ट्रॉन्स की कुछ इस तरीके से। 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग तो ये कुछ ऐसे कर लेंगे। और हाइड्रोजन एटम जो है इसके साथ में ये 1-1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। ठीक है। अब आप देखिए हर कार्बन को आप काउंट कर सकते हो, हर हाइड्रोजन को काउंट कर सकते हो। सबका जो ऑक्टेंट रूल के अकॉर्डिंग जो 8 इलेक्ट्रॉन्स उनके पास होने चाहिए थे वो पूरे हो चुके हैं। चलिए काउंट करते हैं। देखो ये कार्बन, इसके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, तो काउंट करते हैं। देखो 2 और 2 4 तो ये रहे, 2 ये रहे 6 और 2 ये रहे 8। इस वाले कार्बन के पूरे हो गए। अब दूसरे वाले कार्बन को काउंट करते हैं। 4 2 6 और 2 8। इसका मतलब सबका पूरा हो चुका है। हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, तो ये देखो 2 हो चुके हैं। यहां पर भी 2 हैं, यहां भी 2 हैं, यहां भी 2 हैं और यहां भी 2 हैं। अब चूंकि इसमें 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है यहां पर, तो इनके बीच में तो आएगा डबल बॉन्ड। लेकिन हाइड्रोजन के साथ कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, 1-1 की, इसलिए कैसा बॉन्ड आएगा, सिंगल। ये देखिए, और ये स्ट्रक्चर बन गई किसकी, एथीन की। ये एथीन की स्ट्रक्चर जो है उसका फॉर्मेशन हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से जो है वो सहसंयोजक यौगिक बनते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और मैं आपको कुछ होमवर्क के रूप में भी दे रहा हूं जिनको आप करके देखेंगे कि किस किस तरीके से स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता। बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को हम बना सकते हैं इसी तरीके से, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसे ही बनता है। एथाइन C2H2, इनका स्ट्रक्चर भी कुछ है। मैं अभी नीचे बना दूंगा इनके स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि अब CO2 की स्ट्रक्चर हम देखें तो CO2 की स्ट्रक्चर देखो कुछ ऐसे बनेगी। ये कार्बन होता है, कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में 4, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। ऑक्सीजन की अगर मैं आपसे बात करूं तो ऑक्सीजन के पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। तो ये 1 2 3 4 5 और 1 6। दूसरा वाला ऑक्सीजन जो है इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये क्या करेगा, 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा इसके साथ में भी कुछ इस तरीके से। देखिए और यहां से देखिए आप, अब आप काउंट कीजिए कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 4 और 4 8 हो गया ऑक्टेंट पूरा। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए कार्बन के पास। अब चूंकि 2-2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है इसलिए जो बॉन्ड आएगा वो आएगा डबल बॉन्ड। और ये स्ट्रक्चर किसका फॉर्मेशन हो गया, CO2 की स्ट्रक्चर जो है वो आसानी से बन गई। ऐसी कई बहुत सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं उनका फॉर्मेशन हम आसानी से कर सकते हैं इन्हीं तरीकों से। ये सारी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचनाएं कहलाती हैं। अब इसके अलावा और क्या क्या टॉपिक आते हैं इसमें, तो हाइड्रोकार्बन्स जो है उसको तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आसानी अच्छे से। अभी एक टॉपिक और हम डिस्कस कर लेते हैं, वो होता है श्रृंखलन, कैटेंशन।
श्रृंखलन या कैटेंशन का मतलब होता है कि कार्बन जो है, एक कार्बन परमाणु दूसरे से जुड़ के, दूसरा तीसरे से जुड़ के, तीसरा चौथे से जुड़ के, और ये एक काफी लंबी जो श्रृंखला है उसका निर्माण कर सकते हैं, और इस गुण को ही कहा जाता है श्रृंखलन। हमको हर चीज में कार्बन आसानी से इसलिए देखने को मिल जाता है क्योंकि उसकी खासियत सबसे बड़ी यह है कि उसमें कौन सा गुण होता है, श्रृंखलन का, आसानी से जुड़ जाता है सबके साथ में, तो इस गुण को ही कहा जाता है श्रृंखलन का गुण। ठीक है, अब एक चीज और, हाइड्रोकार्बन को हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ नोमेनक्लेचर जो है हाइड्रोकार्बन्स का, उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप यहां तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये काफी अच्छी बात है, शेयर इसको जरूर कर दीजिएगा ताकि और भी फ्रेंड्स आपके देख सकें। साथ ही साथ ये वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करेंगे, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।